हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 15 फरवरी 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल और आइडिया पेज से। फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज स्लिपिंग अप। यह आर्टिकल है बिहार में जो कोविड-19 से रिलेटेड जो डेटा कलेक्ट किया गया था और उस डेटा में जो कमियां निकली हैं उन कमियों को हाईलाइट करने के लिए आर्टिकल है। देखेंगे कि क्या वो कमियां हैं और साथ में इन कमियों की क्या रेपरकशंस हो सकती हैं। ठीक है, जानेंगे इस आर्टिकल को। इसके अलावा दूसरा आर्टिकल दैट इज़ अ पार्टीशन फेडरलिज्म की जो 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस हैं उन रिकमेंडेशंस में किस तरीके से सेंटर को फेवर किया जा रहा है, साथ में यहाँ पर जो ऑब्लिगेटरी प्रोविजंस हैं वो डिस्क्रिशनरी होते हुए चले जा रहे हैं। दैट मीन्स कि सेंटर अपने हिसाब से, या फिर आप कह सकते हो कि ज़्यादातर सेंटर को ऑटोनॉमी दे दी गई है कि वो अपने हिसाब से स्टेट्स को कितना पैसा देना चाहते हैं दे दें। ठीक है, 3-4 कमियां निकाल रहे हैं राइटर जो 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस थी, तो बोले कि उनमें कुछ कम को उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत थी पर वो मिसिंग है। तो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन के बारे में जो रिकमेंडेशन आई है 15th फाइनेंस कमीशन की उनको देखेंगे, थोड़ा माइन्यूटली कुछ 2-4 कमियां हैं वो देखेंगे। इसके अलावा इनजुडिशियस इम्पैस, अभी जो करंट सीजेआई है, एक सेकेंड, अभी जो करंट सीजेआई हैं ऐसे बोबडे जी, इनका अभी रिटायरमेंट होने वाला है। तो उसके उन्होंने अभी तक अपने पूरे टेन्योर में, सीजेआई शिप के टेन्योर में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब बने वो, उससे लेके अब तक उन्होंने एक भी अपॉइंटमेंट नहीं करी सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो। दूसरी तरफ कोलेजियम सिस्टम जो है उसके ऊपर भी यहाँ बहुत सारे सवाल पहले भी उठाए गए हैं और अभी भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव्स और कॉलेजियम के बीच में कुछ ना कुछ खींचतान चलती रहती है। आज सुप्रीम कोर्ट में 4 वैकेंसीज हैं जजेस की, तो हाई कोर्ट्स में लगभग 400 से ज़्यादा सीट्स वैकेंट हैं और जबकि हमें पता है कि कितना ज़्यादा केसेस हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि 2017 में क्या हुआ था, किस तरीके से एनजेएससी को रिजेक्ट किया गया था पहले 2015 में, और किस तरीके से उस टाइम पे जजेस की अपॉइंटमेंट में हर्डल्स हुआ करती थी। फिर वापस से ये एक फेज़ आया है 2015 के बाद में कि जजेस की अपॉइंटमेंट फिर से एक बार होल्ड पे है। देखेंगे इस आर्टिकल को। मोस्ट वल्नरेबल फर्स्ट, इस आर्टिकल में जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं पहले तो उनका क्लासिफिकेशन बताया जा रहा है, फिर उसके बाद में उनके साथ में क्या रिस्क है वो बताई जा रही है, फिर उसके बाद में किस तरीके से इनको एक आइडेंटिटी मिली, किस तरीके से इनको एक डिग्निफाइड आइडेंटिटी मिलनी शुरू हुई वो बताया जा रहा है। फिर हम देखेंगे कि इनके लिए क्या करने की ज़रूरत है करंटली। तो अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे इस आर्टिकल को। तो चारों आर्टिकल तो हो गए एडिटोरियल पेज से। फिर आइडिया पेज पे अगर बात करें तो हमारे सामने एक तो है फार्म लेसन फ्रॉम चाइना एंड इजराइल, कि किस तरीके से चाइना और इजराइल ने अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो बढ़ा ली। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ने के लिए चाइना और इजराइल ने जो प्रैक्टिसेस की वो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं लेसन्स है, तो देखेंगे इस आर्टिकल को। दूसरा, ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है बट इसमें से एक पैराग्राफ मैं पिक करूंगा, बाकी आप एक बार खुद से पढ़ेंगे इस पैराग्राफ, इस आर्टिकल को। इसमें से एक पैराग्राफ मैं बताऊंगा जो सजेशन बताया जा रहा है, एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। इसके अलावा जो थर्ड आर्टिकल है वो बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, आप खुद देख लेना एक बार, देखना चाहो तो। अब देखते हैं आर्टिकल्स को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है स्लिपिंग अप। देखो, कोविड-19 पेंडेमिक जब आया था, जब शुरुआत चल रही थी, तो मेडिकल एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स ने ये चीज़ रिकॉग्नाइज कर ली थी कि अगर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहेगी तो इस बीमारी को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस में भी लाया गया था कि हाँ वाकई में डेटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेडिकल अथॉरिटीज़ जो हमारे कंट्री में है, आज आप देखोगे तो आज तो कोई कमी नहीं है, बट शुरुआत जब हुई थी इस बीमारी की तो उस टाइम पे टूल, ये टेस्टिंग किट्स अवेलेबल नहीं थे, इन्फॉर्मेशन भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी, कॉन्टैक्ट ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो पा रहा था, और हेल्थ केयर पर्सन जिनके पास में ट्रेनिंग ऑलरेडी हो, ट्रेंड हेल्थ केयर पर्सनल्स की कमी थी। अब धीरे धीरे आप देखोगे कि जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस बीमारी के बारे में स्टडी किया, पूरी जानकारी फैलाई, अवेयरनेस स्प्रेड किया गया और जो भी कमियां थी उनको कवर जैसे किया गया, बहुत ही सीरियस स्टांस पे। अर्नेस्ट का मतलब होता है आप कहोगे सीरियस माइंडेडनेस में, ऐसे नहीं कि हल्के फुल्के में लेकर के, और वो सारी कमियां ख़त्म की। और गवर्नमेंट की मशीनरी ने भी अपनी तरफ से इनक्रेडिबल एफर्ट्स डाले जिससे कि इस बीमारी को रोका जा सके, इसको कंटेन किया जा सके। अब जैसे ही पेंडेमिक फिर धीरे धीरे कम होने लगी
तो हम देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाले जो नॉर्म्स थे वो भी कहीं ना कहीं लोगों ने अब इग्नोर करने शुरू कर दिए थे। और अब इस पेपर की इन्वेस्टिगेशन जो हुई बिहार में उसके बारे में बता रहे हैं कि फेक मोबाइल नंबर, फेक नेम हो रहे हैं, एंट्रीज हैं वो गड़बड़ हैं, मोबाइल नंबर है वो बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से 0000, ये भी कोई कॉन्टैक्ट नंबर होता है, इस तरीके से मतलब नंबर्स, मतलब इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत ही लापरवाही के साथ में इकट्ठी की गई। और वो कब हुई? जब बीमारी डिक्लाइन करने लग गई थी। अब बिहार का केस क्या है कि वहाँ पर बहुत सारे केसेस आ रहे थे, डेली के 3000 के लगभग केस आ रहे थे। तो उस केस में क्या हो गया था कि जब नवंबर का मंथ था और जनरली लोगों के दिमाग में ही होने लग गया था कि भाई टेस्टिंग नहीं करवानी है, तो वो टेस्ट करवाने नहीं जाते थे। तो उससे क्या हो गया कि हेल्थ केयर जो डिपार्टमेंट था बिहार का, तो वहाँ के जो पर्सनल थे उन्होंने फेकली मतलब नाम लिख लिख करके बस रिकॉर्ड बना बना करके भेज दिए। ये चीज़ तो पहले भी निकल के आई थी, इवन मतलब अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में ये बात आई थी कि टारगेट दे रखे थे ना उनको, टेस्टिंग करनी है, तो वो टारगेट में किसी को ही बुला लेते थे, भैया आ जाओ लो टेस्टिंग करवा लो, और वो टेस्ट कर करके फिर वो नेगेटिव निकाल देते थे रिपोर्ट को। और फिर उसके बाद में आप देखोगे उस एक टेस्टिंग के 2,500 या 3,000 रुपये मिलते थे एक कंपाउंडर को या एक नर्स को, आप मानोगे, ठीक है। तो उस चीज़ से आप देखोगे ना, तो उन्होंने पैसा बनाने का एक वो बना लिया था। अब इसका ये भी इन्वेस्टिगेशन होगा तब और अच्छे से क्लियर होगा। बाकी ये तो मैंने खुद ने सुना था कि ऐसा भी हो रहा है, शायद आपने भी सुना हो मे बी, कि इस तरीके से टेस्ट करने के पैसे मिलते हैं उनको 2,500-3,000 रुपये, और उसमें से फिर वो 4-5 जने मिल करके डिवाइड कर लेते हैं और किसी को बुला करके टेस्ट करवा लेते हैं। ऐसा नहीं कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए, बस वही चीज़ है। तो इस वजह से जो लापरवाही हुई है ना, उस लापरवाही को अब इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये बिल्कुल कहा था कि इस तरीके की गलती अब बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगस्त में हमने देखा केसेस बहुत थे, फिर डिक्लाइन होने लग गए, डॉक्टर्स की कमी थी। शुरुआत में तो बिहार में ऐसा नहीं है कि लापरवाही बरती गई थी, 3,000 डॉक्टर्स और 4,000 नर्सेज की अपॉइंटमेंट भी की गई थी, ऑग्यूमेंटेशन भी किया था, फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ भी किया गया था। और उससे हुआ क्या था कि कोई ज़माने में जो 3,000 केसेस आते थे अगस्त में डेली के बेसिस पे बिहार में, वो अक्टूबर नवंबर आते आते बहुत कम होने लग गए थे। बट उसी टाइम पे फिर लापरवाहियाँ होने लग गई थी, और उसी का नतीजा ये है कि आज डेटा है वो एक्यूरेट नहीं है। देखो हमें ये तो पता है कि जब भी कोई पैथोजन रिट्रीट करता है ना, रिट्रीट का मतलब अपने आप को समेटता है या उसका जो असर है वो कम होने लगता है, तो कॉम्प्लिसेंसीज तो बहुत सारी रहती है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। और ये केवल कोविड-19 तक की कन्फाइन नहीं है। बिहार में जब 2018 में एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम आया था, जो लाइची वाला आया था ना, जो लीची खा करके बच्चे अपनी बॉडी की ग्लूकोज की डिमांड को तो पूरा कर लेते थे, बाकी जो डिमांड थी वो पूरी हो नहीं पा रही थी, और फिर उसके बाद में उनके ब्रेन की जो बुखार होती है, एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम, जापानीज एन्सेफेलाइटिस भी इस टाइम पे प्रेवलेंट हुआ था बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से भी उस टाइम पर भी बिहार में कम्युनिटी लेवल पे जितना कुछ होना चाहिए था वो नहीं किया, लापरवाहियाँ बढ़ती गई थी। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक इस पैथोजन को लेकर ही बिहार में लापरवाही देखी गई है, ऐसा केस ऑलरेडी भी देखा जा चुका है। AES आउटब्रेक जब हुआ था 2018 में। तो यहाँ पर की लेसन क्या आता है? देखो हमें ज़रूरत है कि हमारे जो स्टेट का जो अफेयर है उसको चेंज किया जाए। साथ में सोसाइटीज़ को ज़रूरत है कि वो लगातार अपने आप को तैयार रखे कि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी अगर आए तो उनको उसको फेस किया जा सके। साथ में कोरोना वायरस अपने आप में एक बहुत बड़ा डिजास्टर था, तो ये अभी ख़त्म हुआ नहीं है, और वैक्सीन भी ज़्यादा पुराना हुआ नहीं है। और इनोकुलेशन की अगर बात करें, वैक्सीनेशन की, तो उसमें भी अभी टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं है कि सबके वैक्सीनेशन हो गई, अभी तो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ही मिल पाई है। तो बिहार गवर्नमेंट ने देखो ये एक्नॉलेज तो कर लिया है कि वाकई में कमियां रही हैं। अब उन कमियों को थोड़ा प्रॉब किया जाएगा, चेक किया जाएगा, और आने वाले टाइम पे सिस्टमेटिक जो कमियां हैं उन सिस्टमेटिक डेफिसिट्स को ओवरकम करके और स्टेट के हेल्थ केयर सिस्टम को और इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है इनजुडिशियस इम्पैस। देखो जैसे ही रिटायरमेंट हो रहा है, एक महीने का टाइम बच गया है, अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है से बोबडे जी, और इनके टाइम का जो सबसे एक डिफरेंट जो पॉइंट है वो ये है कि 2015 के बाद में ये पहली बार है कि कोई भी अपॉइंटमेंट इनके टेन्योर में नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट में। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है। कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें हमें पता है कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं,
वो रिकमेंड करते हैं नेम को सीजेआई को, और सीजेआई वो नाम लेकर के जाता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उनमें से फिर नामों में से अपॉइंट करते हैं जिनमें से उनको अपॉइंट करना। और प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस पे काम कर सकते हैं, करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ऐसे कॉलेजियम सिस्टम ने अपनी तरफ से जो डिसीजन दिया है, नाम एक लिस्ट देते हैं नामों की, और उस लिस्ट में से प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पे। ठीक है, तो ये कॉलेजियम सिस्टम हुआ करता है। तो आप देखोगे कॉलेजियम सिस्टम की अगर बात करें तो रिकमेंडेशन की बात करें तो पिछले 13 महीनों में कोई रिकमेंडेशन नहीं हुई है जिनका कि ऑफिस में अपॉइंटमेंट हो सके। आप कहोगे, आप यहाँ पे देख रहे हो कि कितना ज़्यादा कमियां हैं। इसके अलावा अर्जेंसी इतनी ज़्यादा है कि कितने ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। सितंबर 2019 के बाद में कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट में। इवन 4 वैकेंसीज अभी भी है, और 5 और जने रिटायर हो जाएंगे इस साल के अंदर अंदर। तो ऐसे करके 9 वैकेंसीज अगर हो जाती हैं, और केसेस वैसे ही कितने ज़्यादा ड्यू हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ये थोड़ा मुश्किल हो रहा हम एक माहौल देख पा रहे हैं। दूसरा, 400 से ज़्यादा जजेस की वैकेंसी है अगर हाई कोर्ट्स की बात की जाए। और कोविड-19 के टाइम में हमें पता ही है कि कितने सिटीजन्स को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, और वो अपने राइट्स के लिए जब जुडिशरी के पास जाते हैं और वो रिड्रेस नहीं होती उनकी ग्रीवांसेस, तब कितना मुश्किल भरा माहौल बन जाता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। इसके अलावा जुडिशरी की फंक्शनिंग है वो भी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड देखी गई है। बर्डन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जुडिशरी तो एक ऑप्शन है, और दूसरा गवर्नमेंट अपनी दादागिरी चलाए, उस गवर्नमेंट को चेक करने के लिए भी तो केवल जुडिशरी का ऑप्शन ही हमारे पास में बचता है। देखो 5 साल पहले की जब बात करें 2015 की, तो उस टाइम पर तो क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया था और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था। बोले कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है। और दूसरा ये भी कहा था कि पावर ऑफ सेपरेशन का जो प्रोविजन आर्टिकल 50 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपीज में, उसके अगेंस्ट में है, और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। ये 4-5 आर्ग्यूमेंट दिए गए थे। बट उस टाइम पे क्या था, एग्जीक्यूटिव्स ने या फिर लेजिस्लेचर ने कॉलेजियम सिस्टम में थोड़ी फेथ कम दिखाई थी। इस वजह से बोले कि एक तो क्या ट्रांसपेरेंसी नहीं आती, और एफिशिएंसी प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाती कॉलेजियम सिस्टम में। तो इस वजह से वहाँ पे नेपोटिज्म देखने को मिलता है। बोले जजेज ही तो नाम रिकमेंड करने वाले हैं, तो नाम का रिकमेंडेशन जब होता है तो वो अपने ही रिलेटिव्स का ज़्यादा कर देते हैं। तो ऐसे करके फिर ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया था, जिसमें कि लॉ मेकर्स मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको भी मौका मिला था, गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनको भी मौका मिला था कि वो भी अब जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट्स होंगी उसमें अपनी से रखेंगे। तो ऐसे करके फिर जुडिशरी ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। तो इस वजह से उस टाइम पे अपॉइंटमेंट्स नहीं हो पाई थी। इसके बाद में, और उस टाइम पे सीजेआई हुआ करते थे एचएल दत्तू, ठीक है। और आज की अगर परिस्थिति देखें तो गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो जो कुछ भी किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं ऑस्टेंसिबल इफेक्ट दिखाई दे रहा है। मतलब ऑब्सक्योरिटी ज़्यादा है, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, जुडिशरी किस स्टेज पे जाना चाह रही है। देखो 27 जनवरी को एक हियरिंग थी 3 जजेस की बेंच की द्वारा, जो कि हेड की जा रही थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे जी के द्वारा। उसमें ये कहा था कि गवर्नमेंट के पास में कोई टाइमलाइन है भी कि नहीं अपॉइंटमेंट को लेकर के, अगर कोई रिकमेंडेशन दी जाती है हाई कोर्ट्स के अपॉइंटमेंट के लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अभी तक भी क्लैरिटी नहीं है, टाइम बाउंड मैनर में काम नहीं हो रहा है कि हाँ एक कितने टाइम के अंदर आपको कुछ सजेशन देना होगा। जैसे राज्यसभा के लिए बोलते हैं ना कि मनी बिल अगर जाता है तो 14 दिन के अंदर अंदर आप रिप्लाई दो, नहीं रिप्लाई दोगे तो माना जाएगा कि भाई पास हो गया बिल। तो बोला इस तरीके की कोई टाइम बाउंडेशन का कोई प्रोविज़न है नहीं। दूसरा, रिकमेंडेशन जब भी दी गई है प्रीवियसली अगर बात करें, जो भी वैकेंसीज अभी चल रही हैं या पहले वैकेंसीज हुआ करती थी, तो ये एपेक्स कोर्ट में ही नहीं, ये तो चारों मतलब हाई कोर्ट में भी यही प्रॉब्लम चलती आ रही है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए एक प्रोविज़न शुरू किया गया था कि जब भी कॉलेजियम सिस्टम कोई भी डिसीजन लेगा तो कॉलेजियम सिस्टम इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेगा पब्लिक डोमेन में कि भाई किन लोगों के नाम क्यों दिए गए हैं, रीज़न बताएंगे वो लोग। वो इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में, बट धीरे धीरे आप देखोगे ये जो एक प्रैक्टिस थी ये भी बंद हो गई। और आज आप देखोगे कि पब्लिकली क्या नाम दिए जाते हैं, पब्लिक स्टेटमेंट में क्या आता है कि किन लोगों के नाम रिकमेंडेड हैं, मतलब जिनका अपॉइंटमेंट फाइनलाइज हो गया। ये नहीं है कि किन के नाम को हटा दिया गया है, कहने का मतलब रीज़न नहीं बताया जाता।
कि भाई किस वजह से किसी को अपॉइंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर डिले अगर अपॉइंटमेंट्स में होता है ना, तो ये कहीं ना कहीं फिर ब्लेम गेम में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजियम सिस्टम को करती है, कॉलेजियम गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहते हैं, और इसमें क्या होता है कि लगातार कहीं ना कहीं एक मिसट्रस्ट का माहौल भी बनता चला जाता है। और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये आप भी जानते हो, ठीक है। आज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जुडिशरी इसको अवॉइड नहीं कर सकती, चीफ जस्टिस को अपने बर्डन को भी इग्नोर नहीं करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि ट्रांसपेरेंट मैनर में, एफिशिएंट मैनर में अपॉइंटमेंट्स हो और जुडिशरी प्रॉपर वर्क करे, ठीक है ना। तो कॉलेजियम मीटिंग के बिना अगर इस तरीके से सीजेआई रिटायर होते हैं, तो वो देखो एक चीज़ कहीं ना कहीं एक अपेरेंट इनकैपेसिटी दिखाई देती है इसके पीछे, ठीक है। तो जुडिशरी एक वाइटल इंस्टीट्यूशन है, और पर्टिकुलर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट, तो उनको हमें कहीं ना कहीं फंक्शन प्रॉपर करवाना चाहिए, और इसी के बेसिस पे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो टिकी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पार्टीशन फेडरलिज्म। आर्टिकल लिखा हुआ है हसीब ए दबरू के द्वारा। देखो इन्होंने ये कहा है कि बजट जब आया था तो उसी टाइम पे 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस की जो रिपोर्ट थी वो भी पुट की गई थी पार्लियामेंट में, बट बजट के चलते इस रिपोर्ट पर ज़्यादा कुछ ध्यान दिया गया नहीं था। पहले स्टेट्स को जो 42% जो टैक्स कलेक्शन होता था ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, उसका 42% डेवोल्यूशन होता था, या 42% अलोकेशन दिया जाता था स्टेट्स को, ठीक है ना। और स्टेट्स को आप देखोगे टोटल रेवेन्यू डेफिसिट अभी करंटली जिसको सेंटर अपनी तरफ से बजट के बेसिस पे अलोकेट कर रही है, दैट इज़ 1.18 लाख करोड़। तो ये तो देखो स्मॉल टर्म्स पे बेस्ड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि 42% जो अलोकेशन दिया जा रहा था उसको रिड्यूस कर दिया गया है। और रिड्यूस करने की वजह क्या है, एक डिफेंस फंड बनाने की। तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि भाई डिफेंस का काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे ऑब्लिगेशन है, तो आप स्टेट्स की रेवेन्यू से क्यों काट रहे हो ये पैसा बहुत ही गलत है ये चीज़। तो आप देखोगे स्टेट्स का जो आप कह सकते हो जो क्रेडिट है, जो 42% हिस्सा है, वो बनाना या वो बनाए रखना किसका काम था, 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे बना रह सकता था। बट क्या हो गया कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा इशू आ रहा है, दैट इज़ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो ऑब्लिगेशंस हैं वो पूरी करने के लिए पैसा कहाँ से रखने की शुरुआत कर दी, और उसके बारे में एग्रीमेंट भी दे दिया 15 फाइनेंस कमीशन ने। वो ये कि स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है कि हम हमारे नेशनल डिफेंस को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बनाए रखें। हमारी जो आप कह सकते हो जो रेवेन्यू रिसिप्ट है यूनियन और स्टेट्स की, उसको एक बार रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। और इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया रिकैलिब्रेशन का, कि 1% जो 42% था स्टेट्स के लिए, अब 41% स्टेट्स के लिए दिया, 1% जो है वो अब गवर्नमेंट अपने पास में रखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उससे वो डिफेंस को फंड करेगी। तो ऐसे करके 7,000 करोड़ रुपए की कमी रहेगी स्टेट्स को जो अलोकेट होने वाला फंड था उसमें से। तो ये जो आप कह सकते हो सेंटर की ऑब्लिगेशन आप पूरी कर रहे हो स्टेट से पैसा लेकर के, तो ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग चीज़ है। तो सेंटर का जो गैप है जिसमें कि बजटरी रिक्वायरमेंट है और जो अलोकेशन है किसके लिए, डिफेंस के लिए, उसमें ये डिफरेंस है, उसको आप स्टेट्स के पैसे काट करके कैसे फुलफिल कर सकते हो, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन ने अपनी तरफ से जो रिसोर्सेज देने थे, जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स देने थे, किनको, स्टेट्स को जो मिलने होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे या जो भी लॉज के प्रोविज़न है उनके बेसिस पे, तो वो अब लगातार डिक्लाइन कर रहा है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप देखोगे आज स्टेट्स को कितना ज़्यादा डील करना पड़ रहा है इस पेंडेमिक से ज़्यादा जो क्राइसिस आया है उसकी वजह से। तो जो ऑब्लिगेशन सेंटर का था आप उसको किसी और पे, स्टेट्स पे आप अगर ढोते हो तो वो गलत हो जाता है। दूसरा, इसके अलावा जो स्टेट्स जो करने की ज़रूरत थी और किया नहीं फाइनेंस कमीशन ने, वो कुछ ऐसा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लैरिटी है कि जो रेवेन्यू कलेक्ट की जाती है उसके बारे में, ये कि जो टैक्स कलेक्शन किया गया है उसको स्टैट्यूटरी कमिटमेंट के बेसिस पे ही आप डिवाइड करो, स्टेट्स को प्रोवाइड करो। ऐसा नहीं कि आप सेंटर के एक्सपेंडिचर को उससे बियर करो। कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो कानून है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको कहता है उसके हिसाब से आप डिवाइड करो टैक्सेस को, ऐसा नहीं कि सेंटर कहाँ पे कंफर्टेबल है। इसके अलावा देखो ये जो अमाउंट है ना,
जो अमाउंट अभी गवर्नमेंट अपने पास रखेगी वो जितना ट्रांसफ़र होना चाहिए उसका 0.5% है, ठीक है। पर 14 लाख करोड़ रुपए जो टोटल स्टेट्स को जाता है उसका केवल 0.5% ही है। बट फिर भी अगर ये गैप देखा जाए ना तो ये फिस्कल फेडरल सिस्टम के अगेंस्ट में जा रहा है कि हमारे सिस्टम को हम फेडरल सिस्टम बोलते हैं और फेडरल सिस्टम में स्टेट्स को भी ऑटोनॉमी प्रोवाइड है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऑटोनॉमी ख़त्म की हुई है स्टेट्स की। फिर आगे अगर बात करें तो ऑपरेशनल टर्म्स की अगर बात की जाए तो उसमें सेंटर ने अपनी तरफ से जो अप्रोच अपनाई है वो प्री एम्प्टिंग है। प्री एम्प्टिंग का मतलब होता है कि आप कुछ आइडिया लगाओ कि हाँ फ्यूचर में कुछ हो सकता है और उसके लिए आप पहले से ही कदम उठा लेते हो, ठीक है। तो प्री एम्प्टिव अप्रोच होती है वो। तो सेंटर ने अपनी तरफ से उसी पे काम किया है और स्टेट्स को जो फाइनेंस मिलना चाहिए था उस फाइनेंस का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू दिया जाता है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लानिंग है वो स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करनी होती है और उसके बेसिस पे फंड अवेलेबल होता है। तो इससे क्या हो जाता है, देखो कि जो क्राइटेरिया स्टेट्स को अवेलेबल है उस क्राइटेरिया को और ज़्यादा आप में श्रिंक कर देते हो जिसमें वो अपने हिसाब से अपना काम कर पाएँ, ठीक है। इसके अलावा जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिनको फंडिंग मिलनी चाहिए वो भी सेंटर अपने हिसाब से करता है। तो सवाल बार बार यही आ रहा है कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक सही उदाहरण नहीं बन सकता जब तक आप कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए ऑटोनॉमी नहीं देते हो, फ्री हैंड नहीं देते हो, फंड्स के नाम पर भी और लॉ मेकिंग के नाम पर भी। अगर हम पार्टीशन फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में तो उसके लिए हम थोड़ा और जाएं तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पर भी हमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो सक्सेसिव फाइनेंस कमीशंस ने लगातार टैक्स डिवोल्यूशन के लिए जो भी अपना रिकमेंडेशन दी है तो उन्होंने ध्यान दिया था इक्विटी और टेम्पर्ड, एक तरीके से टेम्पर्ड बाय एफिशिएंसी। कहने का मतलब कि इक्विटी समानता सबके अंदर फैले, सारे स्टेट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन मिले और एफिशिएंसी के ऊपर दो के ऊपर फोकस किया जाता था। तो ऐसे इन दोनों चीज़ों पे बेस्ड पहले के जितने भी फाइनेंस कमीशन थे उन्होंने जितना भी टैक्स डेवोल्यूशन होना था ना स्टेट्स के लिए उसका 92.5% तो इन केवल दो की पिलर्स पे बेच दिया था, एक तो इक्विटी और एक एफिशिएंसी। जबकि 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया है, लगभग 75% जितना भी एलोकेशन दिया जा रहा है ना ये जो स्टेट्स को मिलता है टैक्स का, उसका 75% तो वेटेज दिया है किसको, इक्विटी को और एफिशिएंसी को, और रिमेनिंग 25% है वो दिया है आप कहोगे एक तरीके से परफॉर्मेंस को, कि स्टेट्स ने क्या परफॉर्म किया है। तो राइटर यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि इक्विटी को अगर आप वेटेज कम दोगे तो किस तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारे यहाँ पर आएगा। ये पार्टीशन फेडरलिज्म है, आप पार्टीशनशिप लेकर के आ रहे हो और पार्टीशनशिप आप एथिक्स में पढ़ते हो ही, तो ये एग्जांपल एथिक्स में भी पार्टीशन की जब बात आए ना तो आप पुट कर सकते हो इस बात को लेकर के भी, ठीक है। पार्टीशन होता है और बायसनेस होती है, पार्टीशनशिप होती है पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, आप पॉलिटिक्स थोड़ा सा कि कोई आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड हो उसके बेसिस पे आप फंड अलोकेट करो। इसके अलावा जो 15th फाइनेंस कमीशन ने और भी रिकमेंडेशन दी तो उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो अपनी तरफ से फाइनेंस कमीशन ने डायग्नोस तो बहुत अच्छे से किया बीमारियों को, बट एक्चुअल में जो एफर्ट्स डालने थे, जो सॉल्यूशंस देने थे, वो सॉल्यूशंस अप टू मार्क नहीं बताए जा रहे राइटर के द्वारा। देखो आज अगर हम फाइनेंस कमीशन के हिसाब से देखें तो उनकी स्कीम जो है, देखो जो पैसा ट्रांसफ़र करने की स्कीम है ना गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को देता कौन है, फाइनेंस कमीशन की, भाई स्टेट्स को आप पैसा ट्रांसफ़र करो और कितना करोगे, तो वो फेडरल लैंडस्केप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि वहाँ पर ज़रूरत थी कि थोड़ा बहुत चेंज किया जाता। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं क्या, कि जो एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे जो फंड है वो अवेल कराया जाता है स्टेट्स को, वो प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स सिस्टम है कि कितना ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है। 15th मतलब एक तरीके से किया जा सकता था, जबकि किया जाता है प्रोडक्शन बेस्ड, जबकि 15th फाइनेंस कमीशन को क्या करना चाहिए था, डिस्ट्रीब्यूशनल क्राइटेरिया पर ध्यान देना था, और वो भी किस पे, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स सिस्टम पे जाना था। प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स सिस्टम की बजाय किस पे जाना था, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स सिस्टम पे। इसमें राइटर इस बात को हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि अभी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा डिमांड और सप्लाई को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो अब सप्लाई की बजाय डिमांड पर फोकस करने की ज़रूरत थी कि किस चीज़ की डिमांड है, उसके हिसाब से टैक्स सिस्टम को आप स्ट्रक्चर करते। बोले ये रिफॉर्म लाने की ज़रूरत थी, ये रिफॉर्म मिसिंग है, नहीं लाया गया।
ये जो स्ट्रक्चरल चेंज है जिससे कि कंजम्पशन को ज़्यादा फोकस में लाया जाता है एज कंपेयर टू प्रोडक्शन, तो इससे क्या हो जाता कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो ज़रूरत के हिसाब से और कहाँ पर उसकी ज़रूरत है और किस तरीके से आप अवेल कराओगे तो उससे मैक्सिमम इक्वलाइजिंग इफेक्ट लाया जा सकता था। ठीक है, तो स्टेट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही होना चाहिए था बजाय कि प्रोडक्शन बेसिस पे। इसके अलावा आप देखोगे ये जो रिपोर्ट है इसमें कुछ और भी सवाल उठा रहे हैं। ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो स्ट्रक्चरल इश्यूज को लेकर के रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जैसे जीएसटी और ये नए जो रिफॉर्म्स लाए गए ना, जिससे कि नया ही टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, या फिर कोविड-19 के टाइम पे जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेकर एक तरीके से स्कीम्स लेकर के आई थी गवर्नमेंट, तो उनका असर जो है स्टेट की रेवेन्यू पे पड़ा है। ठीक है, तो जीएसटी का जब रोल आउट हुआ था ना, तो ये कहा गया था कि जो कॉम्पनसेशन होगा वो डेफिनेटली उनको प्रोवाइड किया जाएगा, बट वो प्रोवाइड करना अपने आप में कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसके बारे में हमने ऑलरेडी भी देखा था कि किस तरीके से स्टेट्स जो हैं वो कितना परेशान हो रहे हैं फंड्स को लेकर के, और स्टेट्स का जो इंटरेस्ट है वो अपहेल्ड करने का काम भी किसके हाथ में है? फाइनेंस कमीशन के हाथ में ही है। तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि 15 फाइनेंस कमीशन ने शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भुला दिया है, बट ऐसा कुछ नहीं, हम इतना रेडिकल एकदम एक्सट्रीम जाकर के नहीं लिख सकते। बस केवल ये क्रिटिसिज्म करो तो मैंने आपको आइडिया पहले ही दे दिया किस तरीके से करना है, राइट। तो आप देखो इसी तरीके से आप आगे चले तो रेवेन्यू डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और जो गैप बन गया है उस गैप को अगर फिल करने की बात भी करें तो वहां पर एक चीज का प्रोविजन किया गया था, कॉम्पनसेशन लो, कि अगर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से रेवेन्यू का लॉस होता है स्टेट्स को तो उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा आने वाले 5 सालों में। और ये कहा गया था कि कम से कम 14% इंक्रीमेंट होगा, मतलब मिनिमम गारंटीड रेवेन्यू कलेक्ट होगी 14% इंक्रीमेंटल तौर पे हर एक स्टेट के द्वारा, तब जाकर के ये जीएसटी के लिए वो एग्री हुए थे। बट रियलिटी क्या है कि टोटल ग्रांट्स है ना, चाहे स्टैच्यूटरी हो चाहे नॉन स्टैच्यूटरी हो, उनको तो देखो 55% कर दिया है। कहने का मतलब ग्रांट तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिस्क्रिशन पे देती है, जबकि अगर वहीं पे टैक्स डेवोल्यूशन की बात करें तो वो क्या हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन हो जाती है कि करनी ही पड़ेगी। तो ये जो ग्रांट का जो रेशियो था वो पहले 50% हुआ करता था, मैक्सिमम 50% था, इससे ज़्यादा नहीं था, जो बढ़ा करके 55% कर दिया गया। तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं, और जबकि टैक्स डेवोल्यूशन है वो कितना रह गया, केवल और केवल 45%। तो इस तरीके से स्टेट्स के पास में जो रेवेन्यूज आ रहा है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन ज़्यादा काम कर रही है बजाय कि उसके ऊपर जो ऑब्लिगेशन लगनी चाहिए। तो इसी वजह से ये पार्टीशन फेडरलिज्म बताया जा रहा है दोनों केसेस में, वर्टिकल सेगमेंट में भी और हॉरिजॉन्टल सेगमेंट में भी। ठीक है, तो 15 फाइनेंस कमीशन की अगर बात करें तो स्टेटस को पे ज़्यादा ध्यान दिया है कि जो चल रहा है उसको कंटिन्यू चलता रहने दिया जाए, और जो ऑबिटर डिक्टा दिया है, ऑबिटर डिक्टा का मतलब होता है एक तरीके से कि आप फाइनेंस कमीशन ने अपना ओपिनियन दे दिया और वो भी लीगली नॉट बाइंडिंग। ठीक है, तो वो रिफॉर्मिस्ट था, मतलब ओपिनियन तो रिफॉर्मिस्ट था, बट एग्जीक्यूशन की जब बात आए तो वहां पर कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स नहीं है। तो ये जो एक तरीके का ब्लफ बता रहे हैं इसको पूरा, ये इतना एक्सट्रीम हम लिख नहीं सकते, इसको आप यहीं पे छोड़ दो। तो पॉइंट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इंटेंशन तो ठीक है बट एग्जीक्यूशन में ये चीज़ें सही नहीं रहेंगी, तो ये पार्टीशन फेडरलिज्म है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है मोस्ट वल्नरेबल फर्स्ट। ये आर्टिकल लिखा हुआ है प्रज्ञा अखिलेश के द्वारा। देखो गवर्नमेंट ने फोकस किया वैक्सीनेशन के लिए फ्रंट लाइन सैनिटेशन वर्कर्स पे, वल्नरेबल जो भी थे उन पे, बट मैनुअल स्कैवेंजर्स को इग्नोर कर दिया। उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत थी। सैनिटेशन वर्कर्स की अगर बात करें तो उनकी कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में, बट जब भी बात आती है ना कि सैनिटेशन की, साफ़ सफाई की, तो उस टाइम पे लोवेस्ट डिनोमिनेटर में आते हैं, मतलब सबसे कम रैंक या सबसे लोवेस्ट लेवल पे कौन आते हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स। उनकी प्रोटेक्शन करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज अगर सैनिटेशन वर्कर्स की बात करें, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, उनको बहुत कम सेफ गार्ड अवेलेबल होते हैं, चाहे वो क्लीन करें ड्राई लेट्रिन्स को या सेप्टिक टैंक्स में कूद करके उस सेप्टिक टैंक्स के जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हटाने का काम करें। तो वो सारा का सारा बिना कोई, आप कह सकते हो जो टूल किट होने चाहिए उनके पास में, वो नहीं होने के बावजूद भी वो करते हैं, और इसकी वजह से उनकी डेथ भी होती रहती है। अब कैटेगरीज की अगर बात करें सैनिटेशन वर्कर्स की, तो ये आपके सामने है।
जिनको क्लासिफिकेशन किया जाता है, जैसे कि फीकल स्लज को हैंडल करने वाले, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने वाले, टॉयलेट सैनिटेशन में काम करने वाले, कम्युनिटी हॉस्पिटल, पब्लिक स्कूल, डोमेस्टिक हाउस होल्ड, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इस तरीके से ये पूरा क्लासिफिकेशन बताया हुआ है। और दूसरी तरफ आप देखोगे जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करने वाले होते हैं, अपने हाथों से जो क्लीनिंग करते हैं, उनके लिए बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी जाती है कि हाँ उनको मशीन दे देंगे, उनका एक प्रोटेक्शन किट भी प्रोवाइड करेंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। आज आप देखेंगे कि जो जो ये जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, कितना ज़्यादा हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है, खुद भी बीमार रहते हैं, इनके बच्चे भी परेशान रहते हैं, और इनका पेमेंट भी प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से इकोनॉमिक हार्डशिप तो है ही, सोशल हार्डशिप पहले से चल रही है, लोग वैसे ही इनको एक तरीके से इग्नोर करके चलते हैं अब। और फिजिकली भी ये चैलेंज का सामना करते रहते हैं, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करना, एनिमल कैरकेसेस हो गई, फीकेस हो गई, मतलब जो भी एक्सक्रेटा है, गंदगी है, उनको ट्रीट करना, और उसकी वजह से उनकी सीवियर डेथ हो जाती है, और वो लगातार चलता आ रहा है। हाँ, जब नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारी आया, और वो भी किस बेसिस पे, जब सफाई कर्मचारी आंदोलन जब शुरू हुआ था, तो उसका थोड़ा सा रिजल्ट निकल के आया कि हाँ भाई, अब मैनुअल स्कैवेंजर्स को या सफाई कर्मचारियों को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना शुरू हो गया। आज पॉलिटिशियन जो है ना, वो पैर तो धो देते हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स के, और ये कहते हैं कि मरने नहीं देंगे, पर रियल में इनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। टॉयलेट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से टॉयलेट क्लीनर की बात तो कर देती है, बट वो टॉयलेट क्लीन कौन करता है? अल्टीमेटली मैनुअल स्कैवेंजर्स ही। तो इन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आज ये लोग रहते कहाँ पर हैं? इनकी जो ड्वेलिंग एरिया वो कौन सा एरिया है? जहाँ पर गंदगी रहती है उसी के आसपास में इन लोगों ने अपने आप को सेटल करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से बच्चे पहले से बीमार, माल नरिशमेंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि गरीब होते हैं ये, टीबी की परेशानी होती है, कोलेरा जैसी बीमारियां इनके बच्चों की जान ले लेती है, जो कि या तो जिंदा छोड़ती है तो ज़िंदगी भर परेशान करती है, या फिर उनको मार ही देती है। तो मैनुअल स्कैवेंजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में सैनिटेशन को मेंटेन करने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल रहता है, तो इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हमें इस चीज़ को ये बोल करके इग्नोर नहीं करने की ज़रूरत है कि हम ये कह दें कि भाई इनकी तो हर्ड इम्यूनिटी आ गई है, क्योंकि ये तो वैसे ही डायरेक्ट अलग अलग पैथोजन से इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो इनके अंदर तो वैसे ही इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। ये कह के हम हाथ नहीं झाड़ सकते। इन मैनुअल स्कैवेंजर्स को प्रायोरिटी पे रखने की ज़रूरत है और वैक्सीनेशन देने की ज़रूरत है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है फार्म लेसन फ्रॉम चाइना इजराइल। अशोक गुलाटी जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। अगर इंडियन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, जिसमें हम डिमांड करते हैं कि कैसे भी करके डबल या ट्रिपल अगर आउटकम को बढ़ाना चाहें आने वाले टाइम पे 15 से 20 सालों में, तो हमें कुछ केस स्टडीज़ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हमारी एग्री फूड पॉलिसीज़ जो हैं वो ऑब्सोलीट हैं, पुरानी हो गई हैं। हमें ज़रूरत है कि जो करंट ट्रेंड जो चल रहा है उसके हिसाब से बनाएं, चाहे वो डोमेस्टिक फॉर्म में बनाएं या फिर सब्सिडी लेड जो भी इन्वेस्टमेंट, सब्सिडी लेड जो सिस्टम चल रहा है जिसमें फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी मिलती है, उसको हमें इन्वेस्टमेंट ड्रिवन एग्री सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा कंज्यूमर ओरिएंटेड की बजाय हमें प्रोड्यूसर ओरिएंटेड काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा सप्लाई ओरिएंटेड की बजाय हमें डिमांड ओरिएंटेड काम करने की ज़रूरत है कि डिमांड किस चीज़ पर, उस पर ध्यान दिया जाए। फैक्ट्रीज़ को ज़्यादा फोकस में लिया जाए, फॉरेन मार्केट को ध्यान में रखा जाए कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन में किस चीज़ की डिमांड है, उसी को हम प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, और एक्सपोर्ट के बेसिस पे फिर फार्मर्स की इनकम हम बढ़ा सकते हैं। इसके लिए इनोवेशन भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाने की ज़रूरत है। फिर ये बोलते हैं कि अभी हमारी एक बुक रिलीज हुई है, फ्रॉम फूड स्कैसिटी टू सरप्लस, जिसमें इन्होंने अपनी तरफ से इनोवेशन दिए हैं कि किस तरीके से चाइना, इंडिया और इजराइल के एग्रीकल्चर को हम कंपेयर कर सकते हैं, और उसी बुक का एक्सर्प्ट अपने हिसाब से दे रहा है। राइटर खुद भी एक पूरा ग्रुप है राइटर्स का उस बुक का, उनमें से एक है। तो अशोक गुलाटी जी कह रहे हैं कि चाइना के एग्जाम्पल की बात करें, आज 3 टाइम मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है इंडिया के कंपैरिजन में चाइना का, जबकि वहाँ पर खेती करने योग्य जो एरिया है वो इंडिया से बहुत कम है। ठीक है, चाइना में अगर एवरेज होल्डिंग देखोगे ना, ये डेटा का हम कंपेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कि 2016 से 18 के बीच में 0.9 हेक्टेयर पर कैपिटा हुआ करता था एवरेज लैंड होल्डिंग। ठीक है, किसी के पास अगर ज़मीन थी तो दूसरी तरफ इंडिया में कितना चल रहा है 2015-16 में 1.08, हमारा तो बिल्कुल हाफ हो गया उनके पास में।
सॉरी हाफ तो क्या मतलब हमारे से कितना कम है, हाफ तो क्या मतलब थोड़ा सा कम है, तो उसके बावजूद भी 3 गुना अगर एग्रीकल्चर आउटपुट वो दे सकते हैं, तो उनकी प्रैक्टिसेस को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, राइट इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है कि जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी हो और रिसर्च भी ज़्यादा से ज़्यादा होने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो भी सही तरीके से काम करें, तब जाकर के ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, चाइना ने ये सब कुछ किया तो कि एब्सोल्यूट पुअर्टी है ना, जिसके लिए ये बोला जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे कि एक दिन में जिस बंदे की कमाई या जो अपने खर्च करता है $1.9 पर डे, इस डेफिनेशन के हिसाब से चाइना ने अपनी खुद की गरीबी को, ठीक है एब्सोल्यूट गरीबी बोल रहे हैं हम यहाँ पे, उसको घटा करके कितना, केवल 0.7% ऑफ टोटल पॉपुलेशन कर दिया, जो कि इंडिया में कितनी चल रही है 13.4%। 2015 की बात है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पे। तो ये पैराग्राफ का जो डेटा है ना, ये काम का है। चाइना और इंडिया को कभी कंपेयर करने का मौका है तो आप ये बता सकते हो। तो इस तरीके से चाइना ने किस तरीके से इस मतलब अपनी जो गरीबी है उसको हटाने में और एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव बनाने में कितना कुछ अपनी तरफ से एफर्ट डाले हैं, क्या रिफॉर्म्स डाल रहे हैं, वो हम वहाँ से लर्न कर सकते हैं। 3 कंट्रीज इंडिया, चाइना और इजराइल, तीनों ने पॉलिटिकल जर्नी अपनी 1940s में शुरू की थी। चाइना की पर कैपिटा डॉलर्स की टर्म में देखें तो आज इंडियंस के कंपैरिजन में चाइना के जो लोग हैं उनकी 5 गुना ज़्यादा इनकम रहती है, और इजराइल के जो लोग हैं वो इंडियंस के कंपैरिजन में 20 गुना ज़्यादा इनकम करते हैं। और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो चाइनीज़ इकोनॉमी में तो 8% है, जबकि इंडियन इकोनॉमी में 17% कंट्रीब्यूशन है, और जबकि इजराइल की जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन केवल 1% है। टाइम जैसे जैसे बीतता है तो क्या होता है कि एग्रीकल्चर से लोग शिफ्ट करते हैं और चले जाते हैं सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर के अंदर। तो आज चाइना की लेबर फोर्स में केवल 26% वर्कफोर्स ही एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और इजराइल में केवल 1% या उससे भी कम लोग इन्वॉल्व हैं वर्कफोर्स के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, जबकि इंडिया में अभी भी 42% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। तो ये बड़ी चिंता का कारण है। ठीक है, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्कफोर्स का मतलब आप जानते हैं ना कि जिन लोगों के हाथ में कोई ना कोई जॉब है, काम कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, लेबर फोर्स तो कौन से होते हैं कि जो चाहते हैं काम करना, चाहे जॉब मिले या ना मिले, ठीक है, वो तो लेबर फोर्स हो जाती है। बट जब वर्क फोर्स की बात आती है तो इस लेबर फोर्स का ही पार्ट वर्क फोर्स होता है जिनको काम मिल जाता है, जॉब मिल जाती है। तो इंडिया में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा एग्रीकल्चर हम अभी भी, मतलब हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन, मतलब कितना बड़ा हिस्सा जो है अभी भी आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर जो है वो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर है इंडिया का। ये आप ध्यान रखो। चाइना की अगर बात करें तो चाइना ने अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म की जर्नी 1978 में शुरू की थी, और शुरुआत की थी एग्रीकल्चर से ही। उसने सबसे पहले जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बेस्ड जो लैंड होल्डिंग सिस्टम था उसको फ्री किया, लिबरेट कर दिया, एग्रीकल्चर मार्केट को फ्री कर दिया फार्मर्स को कि भाई आप अपने चीज़ों को जाओ और जहां पर आपको मैक्सिमम प्राइस मिले वहां पर आप अपने प्रोड्यूस को सेल आउट करो। 1978 से 84 के बीच में चाइना में फार्मर्स की इनकम जो है वो लगभग हर साल 14% की दर से इंक्रीज हुई थी। अब आप देखो कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, और 6 सालों में लगभग डबल इनकम कर दी थी अपने फार्मर्स की। तो इससे क्या है, एक ये पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिलती है, हमें बैकग्राउंड मिलता है कि किस तरीके से चाइना ने अपने फार्मर्स की इनकम इंक्रीज कर दी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसके अलावा आज आप देखो इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करो, बीजों की बुआई की बात करो, मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, ये भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर बेस्ड ही था। कहने का मतलब पहले एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाने चाहिए थे और फिर उसके बाद में आता है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। बट जब हमारे यहाँ पर आए और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकल के आया था, टाउन एंड विलेज एंटरप्राइजेज, मतलब गाँव के और शहरों के जो लोग थे, मतलब शहरों के तो कॉरपोरेट्स और गाँव के जो किसान थे, उन्होंने मिलकर के अपनी एक नया ही सिस्टम शुरू कर दिया जिसको टीवीईज बोला जा रहा है। तो ये चीज़ हम लर्न कर सकते हैं चाइना से। इंडिया में रिफॉर्म हमारे कब आए, 1991 में, और तब से अब तक एग्रीकल्चर पे कोई फोकस नहीं किया गया। एग्रीकल्चर पे लगातार अगर हम देखें तो
एक तरीके से सब्सिडाइज्ड मैनर में काम हो रहा है, मतलब फ्री फंड में जो पैसा मिल रहा है दैट्स ओके। बाकी चीज़ों को आपने इग्नोर किया जो रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से तो देखो टैरिफ हटा दिए गए थे, तो इससे क्या हुआ, जो मशीनरी थी अच्छी क्वालिटी की मशीन, उसको इंपोर्ट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट एक्चुअल में जो ध्यान देना था वो था प्रोड्यूसर पे। ध्यान किस पे दिया, जबकि गवर्नमेंट ने एग्री फूड पॉलिसी हमारी किस पे फोकस रही, कंज्यूमर ओरिएंटेड। होनी कैसे थी, प्रोड्यूसर ओरिएंटेड। हम मतलब गरीब को बचाने के लिए हमने जो कंज्यूमर ओरिएंटेड प्लान बनाया था, अब हमें उस गरीबी को खत्म करने के लिए उन गरीबों के जेब में पैसे डालने की बजाय उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है, और इसके लिए जो फार्मर्स हैं उनके लिए हमें कदम उठाने की ज़रूरत है। तो इस प्रोसेस में आप देखोगे फार्मर्स को फ्री मार्केट अवेल कराने की ज़रूरत है, चाहे वो इंडिया में चाहे अब्रॉड की बात करें, और उसी के लिए ये 3 फार्म लॉज लाए भी गए हैं। एक्सपोर्ट कंट्रोल को रिमूव करने की ज़रूरत है, जो स्टॉकिंग पे लिमिट है, जो ट्रेडर्स अपने खुद की फूड प्रोसेसिंग के लिए स्टॉक कर सकते हैं उसको, अब क्योंकि सरप्लस है आज हम, ठीक है, इसी तरीके से रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको अब मूव करने की ज़रूरत है, और प्राइस राइज का मौका पूरा मिलना चाहिए। मार्केट फोर्स जब काम करेगा तो डेफिनेटली ये होगा। इसके अलावा नेट रिजल्ट जब होगा तो फार्मर्स की इनकम जो है वो आज कम जो है वो नहीं रहेगी, बढ़ जाएगी। बट ये सारी कमियां हमारे यहाँ पर रही हैं, जिसकी वजह से आज भी फार्मर्स की इनकम कम है। और इसका रिजल्ट क्या है, लैंडलेस एग्री लेबरर्स, जिनके पास खुद के खेत नहीं है, जाकर के काम करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर में आज देखोगे तो एग्री लेबरर्स लगभग 55%, जितने भी कल्टीवेटर्स हैं ना उनमें से 55% तो एग्री लेबरर्स हैं, मतलब मजदूरी करते हैं, खुद की ज़मीन नहीं है, दूसरे बड़े ज़मींदार के यहाँ पे जाके काम करते हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की अगर बात करें, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का मतलब हो गया पंजाब, हरियाणा और नॉर्दर्न राजस्थान, इस रीजन की अगर बात करें तो वहाँ पर कुछ एक लोग हैं, ये रीजन है जहाँ पर बिगर होल्डिंग्स है, मतलब ज़मीन बहुत बड़ी बड़ी है, पर वहां पर सबसे बड़ा नुकसान क्या आ रहा है, सब्सिडी देती जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और उस सब्सिडी की वजह से जो अमीर है वो तो अमीर बनता चला जा रहा है, और दूसरी तरफ जो गरीब है या आने वाली जो जनरेशन्स है उनके लिए रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट, मतलब उनके लिए रिसोर्सेज जो हैं वो प्रिजर्व्ड नहीं रह पा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में इजराइल का एग्जाम्पल आता है कि जो सब्सिडाइज्ड वे में काम किया जा रहा है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी में और फर्टिलाइजर में दिया जा रहा है, तो उसका नुकसान क्या है। देखो, इजराइल बहुत ही कम पानी वाला देश है, वहाँ पर डेजर्ट बहुत ज़्यादा है, पर उन्होंने जो हाई वैल्यू क्रॉप्स को जब कल्टीवेट करना शुरू किया और उसका एक्सपोर्ट हुआ तो वहाँ पर फार्मर्स को बहुत फ़ायदा हुआ, जैसे कि सिट्रस फ्रूट हो गए, डेट हो गए, ऑलिव्स हो गए, तो इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करने लग गए थे। और यहाँ तक फोकस किया कि एक एक ड्रॉप जो है पानी की वो यूज़ होनी चाहिए, और अगर इंडस्ट्रीज़ में पानी काम में आ गया तो उसको रिसाइकिल करके एग्रीकल्चर में काम में लिया जाना चाहिए। और साथ में पास में ही मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर लगती है इजराइल की, तो इस वजह से बोला कि डिसैलिनेशन कर लिया जाए, पानी को प्योर किया जाए और फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इजराइल वाला जो एक एग्जाम्पल है वो हमारे बहुत सारे पिछले प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स ने, चीफ मिनिस्टर्स ने ये चीज़ सीखी भी है और इस चीज़ को अप्लाई भी करने की कोशिश करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या आ जाती है, पॉपुलिज्म। हमारे यहाँ पर जो पॉपुलिस्ट एक तरीके से जो पुट कर दी जाती है ना, अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं पॉलिटिशियन के द्वारा कि भाई वोट बैंक है, वोट बैंक के लिए फिर वो वोट मांगने के लिए, फिर किसानों को राजी करने के लिए कभी तो उनके बिल माफ़ कर रहे हैं, कभी उनके कर्जे माफ़ कर रहे हैं, तो और कभी उनको सब्सिडी पे ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, और इवन अब एमएसपी की किस तरीके से डिमांड की जा रही है, बोला लीगलाइज कर दो। तो सबसे ज़्यादा वरी का कारण है कि एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है वो सब्सिडी बेस्ड है, और आज इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी है, इसकी वजह से ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो लगातार डिप्लीट करता जा रहा है। आज हमें एक प्रोवर्ब याद करने की ज़रूरत है कि जो अर्थ है ना वो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों की कोई संपत्ति नहीं है, ये हमारे ऊपर कर्जा है हमारे आने वाले बच्चों का, उनको हमें चुकाना है, ब्याज सहित चुकाना है। तो लापरवाही करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हमें ज़रूरत है कि एक प्रॉपर वे में काम किया जाए, इन्फॉर्मेशन टैकल किया जाए, और आने वाले बच्चों के हिसाब से वही सस्टेनेबल मैनर हो गया जी। सीधी सी बात है कि प्रेशियस ग्राउंड वाटर जिसकी कमी अगर हो गई है तो परेशानी हो सकती है, तो इसको हमें जुडिशियस वे में यूज़ करने की ज़रूरत है। आज पंजाब में लगभग 80% ब्लॉक्स जो है ना उनका ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया है, और अभी वो रिचार्ज भी नहीं हो पा रहे हैं। एसएस जोल जो कि पंजाब के ही एक वाइज मैन बता रहे हैं,
पंजाब के ही हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कहा था कि ये डिजास्टर इन द मेकिंग है, कि आने वाले टाइम पे बहुत परेशानियां होने वाली है। पंजाब का डेजर्टिफिकेशन लगातार होता जा रहा है क्योंकि वहाँ पे सॉइल जो है वो ख़राब हो रही है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र के एप्लीकेशन की वजह से, ज़्यादा जो पानी डाला जाता है तो उसकी वजह से भी वहाँ पर सेम की प्रॉब्लम आ जाती है। और दूसरा पैडी कल्टीवेशन, वो 3 मिलियन हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन पर होता है और जो कि बहुत ही ज़्यादा वाटर इंटेंसिव है। तो क्यों ना आज वहाँ पर जो जो सिट्रस फ्रूट है या जो सीड आप कह सकते हो पल्सेस हैं या वेजिटेबल्स हैं, उन पे स्विच कराया जाए। बट वही चीज़ है, अभी कितना क्या होता है आगे देखने वाली बात है। और पैडी वीट साइकिल, मतलब चावल और गेहूं का जो साइकिल है पंजाब में, वो कोई ज़माने में बून हुआ करता था, अब एक वरदान हुआ करता था, वो अब धीरे धीरे बेन हो रहा है, अभिशाप में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। तो पंजाब का जो मीठा पानी अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो आने वाली जनरेशन्स क्या देंगे, क्या मतलब उनके लिए क्या बचा रहे हो आप। तो अब ज़रूरत है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जाए, एक रिग्रेसिव साइकिल पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि पंजाब की जो बच्चे हैं या जो चिल्ड्रन हैं, अपकमिंग जनरेशन है, उनके लिए रिसोर्सेज को सेव किया जाए और साथ में जो करंट फार्मर्स हैं उनकी भी इनकम को डबल किया जा सके। इसके लिए क्या किया जाए, हाई वैल्यू फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी, पल्सेस, ऑयल सीड, इनके प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। अब देखने वाली बात है कि गवर्नमेंट्स क्या करती हैं। आगे चलते हैं। फिर हम दूसरा जो आर्टिकल है जिसमें हम देखेंगे राइटर की तरफ से एक सजेशन कि किस तरीके से फार्मर्स की इनकम भी अच्छे से हो जाए और उनको कॉन्फिडेंस भी आ जाए। तो उसके लिए प्रपोजल दे रहे हैं कि जो प्राइस है ना एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की, तो उनकी प्राइस जो है वो फिक्स करने के लिए डे टू डे बेसिस को आप एक फ्लक्चुएशन अवेल करा दो। जैसे हमने पेट्रोलियम का देखा ना, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो वेरी करता रहता है डे टू डे बेसिस पे, और डीजल पेट्रोल की प्राइस भी वेरी करती रहती है। बोले ये पीरियोडिक मैनर में चेंज होनी चाहिए और इसमें जो डिस्कशन होना चाहिए, वो जो डिबेट होना चाहिए, वो लोकल फार्मर कम्युनिटी के बेसिस पे होना चाहिए। मान लो ये पंजाब है, तो पंजाब के जो फार्मर्स हैं वो अपनी तरफ से प्रोड्यूस की बात कर ले कि हाँ भाई कितना प्रोड्यूस हुआ है, कितना आपको भाव की ज़रूरत है, और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म वहाँ पे बना दिया जाए और वहाँ पर वो अपनी अपनी बात रख दे कि हाँ भाई यहाँ अब मेरे हिसाब से तो इतनी प्राइस इसकी होनी चाहिए अब की बार 1 किलो या फिर क्विंटल के हिसाब से। तो वो जो जब प्राइस फिक्सिंग हो जाएगी ना, तो पहली बार जब वो ट्रेड करने निकले बाहर, ठीक है, तब तो देखो उसी प्राइस के ऊपर, फिक्स की हुई प्राइस के ऊपर ट्रेड किया जाए और उसको बोला जा रहा है फर्स्ट ट्रेड मिनिमम प्राइस। ये एक इनोवेटिव आंसर है, ठीक है ना, कि फार्मर से ही कंसल्ट करके एक प्राइस फिक्स कर दी जाए। तो पहली बार जब ट्रेड करने निकले बाहर, तो उनको जो ट्रेडर है, जो कॉरपोरेट है, उनको उसी प्राइस के ऊपर खरीदारी करनी पड़ेगी और उसके बाद में जब सब्सिक्वेंट सेल अगर होती है फिर वो बेचे, फिर उसको मार्केट फोर्स पे छोड़ दिया जाए। कहने का मतलब फार्मर्स को सिक्योरिटी देने के लिए फार्मर्स से ही कंसल्ट करो, फिर उसके बाद में प्राइस स्टेबलाइज कर दो और प्राइस स्टेबलाइज करने के बाद में फिर ये कह दो कि भाई पहली बार आप बेच रहे हो तो मतलब जैसे ही खेत से सीधा मार्केट में आया तो उस टाइम पे बेच दिया, तो उसके लिए तो ये रेट है और फिर उसके बाद में मार्केट फोर्स पे उसको छोड़ दो। तो ये एक चीज़ है ना, ये इनोवेटिव आइडिया बता रहे हैं फर्स्ट ट्रेड मिनिमम प्राइस का। ठीक है, बाकी इस आर्टिकल को आप खुद से देखोगे। ठीक है, डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।